नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, बीपीएससी एग्जाम सुपर फास्ट रिवीजन के आज के इस पार्ट में हम लोग मध्यकालीन बिहार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर मध्यकालीन बिहार में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले बिहार सामान्य परिचय और प्राचीन बिहार करवा दिया गया है। आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर जरूर देख लें। काफी ही महत्वपूर्ण है वो वीडियो आपके लिए, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मध्यकालीन बिहार 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अगर मध्यकालीन बिहार की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है बख्तियार खिलजी का, क्योंकि इसी से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो बख्तियार खिलजी के बारे में आपको बता दें, ये तुर्क सेनापति जो था मलिक हिशामुद्दीन, उसका सहायक माना जाता है। बख्तियार खिलजी के सफल अभियान के साथ बिहार में तुर्क शासन का युग आरंभ हुआ था। 67 बीपीएससी में पूछा गया है कि किसके आक्रमण के सफल अभियान के बाद बिहार में तुर्क शासन का युग आरंभ हुआ था, तो याद रखना है उस व्यक्ति का नाम है बख्तियार खिलजी। याद रखना है क्या है? बख्तियार खिलजी। और इसके आंदोलन के समय बिहार में सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और पाल वंश का शासक इंद्रपाल था। 1198 ईस्वी में ओदंतपुरी बिहार, जिसे हम लोग आधुनिक बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, उन पर इसने सफल विजय किया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। याद रखना है, पूछा जाता है कि किस शासक के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था, तो वो थे बख्तियार खिलजी। 1203-4 में बख्तियार खिलजी ने नदिया यानी बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है पर आक्रमण कर इसे अपने नियंत्रण में लाया था। और नदिया जो है वो लक्ष्मण सेन, याद रखना है, सेन वंश के शासक जो है लक्ष्मण सेन, उनकी राजधानी बताई जाती है। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था और इसने मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए भी बाध्य किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी जो थे अली मर्दान, उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी और उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफनाया गया था। पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी का कब्र कहाँ है, तो याद रखना है बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में इसे दफना दिया गया था। और इसकी जो मृत्यु है, इसकी जो हत्या कर दी गई थी, वो इसी के अधिकारी अली मर्दान के द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी ने नाम मात्र के कुतुबुद्दीन ऐबक की जो थी संप्रभुता वो स्वीकार की थी। इसके बाद जो आते हैं वो शासक आते हैं इल्तुतमिश, जिससे साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अदर आपको और कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे ही पढ़ना आपके लिए अंत समय में आवश्यक है। चलिए इल्तुतमिश के बारे में हम लोग देखते हैं। इल्तुतमिश 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ बाढ़ पर अधिकार किया और राजमहल की पहाड़ी में तेलैया गढ़ी के समीप, याद रखना है आपको, हिशामुद्दीन इवाज को पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था। पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार में अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था, तो याद रखना है अलाउद्दीन जानी को। इल्तुतमिश के एक पुत्र नसरुद्दीन महमूद, जो कि अवध का गवर्नर भी था, ने इवाज पर हमला कर उसे मार डाला था। नसरुद्दीन महमूद अवध, बिहार एवं लखनौती को मिलाकर 1227 से 29 तक यहाँ पे इसने शासन किया था। इल्तुतमिश 1229 से 30 में लखनौती जाकर बल्ख खिलजी को पराजित कर दिया और पुनः बंगाल एवं बिहार को अलग कर दिया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था और अंत समय में इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। इसके बाद जो है इसका नियंत्रण शिथिल पड़ गया था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उनसे बिहार का क्या संबंध रहा है, क्या क्वेश्चन उनसे बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। 1296 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। उसने 1297 ईस्वी में शेख महमूद इस्माइल के नेतृत्व में सेना दरभंगा भेजा था, लेकिन वहां के जो राजा थे शक्र सिंह ने उसे पराजित किया था। रुकनुद्दीन केकवश की मृत्यु के पश्चात बिहार पर लखनौती का नियंत्रण थोड़ा कमजोर होता गया। रुकनुद्दीन केकाउश के गवर्नर फिरोज एतगिन ने सुल्तान ससरुद्दीन फिरोज शाह के नाम से एक नए राजवंश की स्थापना की थी और इसका जो पुत्र था हातिम खां, वो 1309 से लेकर 15 तक बिहार का गवर्नर रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको एक बात बता दें बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में। इस नोट्स में आपको बिहार से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं, यानी कंप्लीट बिहार नोट्स आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बिहार स्पेशल में आपको प्रीलिम्स के लिए कोई भी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसमें आपको बिहार इतिहास, बिहार भूगोल, बिहार राज्य व्यवस्था और बिहार समसामयिकी के साथ साथ बिहार अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे संकलित किया गया है। और इस नोट्स को पढ़कर आप अंत समय में काफ़ी ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिहार स्पेशल में। इसमें बिहार स्पेशल के कंप्लीट टॉपिक को शामिल किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका नोट्स है जिसमें बिहार सामान्य जानकारी,
मगध साम्राज्य, उसके बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साथ साथ आपको प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार, जनजातीय आंदोलन, उसके बाद जितने भी 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका थी और वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, इससे संबंधित तथ्य। उसके बाद अंत में आपको बिहार के प्रमुख समाचार पत्रिका के बारे में देखने को मिलेगा, बिहार के अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे संबंधित तथ्य, राज्यपाल से संबंधित तथ्य। उसके बाद जो है आपको बिहार पंचायती राज व्यवस्था और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 इससे संबंधित तथ्य देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बिहार भूगोल, बिहार के खनिज, बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी, और अंत में आपको जो है इन सभी तथ्यों के बाद बिहार करंट अफेयर मंथ वाइज देखने को मिलेगा। जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट, बिहार मंत्रिमंडल, बिहार के किस पद पे आसीन अभी कौन व्यक्ति हैं उनसे संबंधित तथ्य, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित तथ्य, प्रमुख सूचकांक में बिहार की क्या स्थिति है, यानी कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाला है बिहार स्पेशल का। अंत समय में अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। नोट्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, डिस्प्ले पे आपके अभी शो हो रहा होगा किस प्रकार से आपको नोट्स लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, इसे लें और अंत समय में अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। तो आप 80 वाले पे पेमेंट कर सकते हैं, 75 वाले पे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विदिन 5 से 10 मिनट में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। अब बात करते हैं तुगलक काल में बिहार की क्या स्थिति रही थी, उससे संबंधित तथ्य। इस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी पर उत्तर बिहार में कर्नाट शासकीय हरि सिंह देव को पराजित किया था। अगले वीडियो में हम लोग जब कर्नाट वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सभी तथ्यों को भी देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी बिहार के प्रांतपति मजहूल मुल्क ने हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान कर तिरहुत का क्षेत्र जो है तुगलक साम्राज्य में मिला लिया था। उसने दरभंगा का नाम, याद रखना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है, तुलकपुर कर दिया था। और यहाँ पे बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ सिक्का भी आपको देखने को मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख पटना एवं गया से प्राप्त हुए हैं। पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना है पटना और गया से प्राप्त हुए हैं। राजगिरी के कुछ जैन मंदिरों को फिरोज द्वारा जो है दान देने का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। सूफी संत हजरत शफुद्दीन याहिया मनेरी के मलफूजात और मान किबुल अशफियाँ जैसी रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। बिहार शरीफ की पहाड़ी में मलिक बयां का मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना माना जाता है। तो तुगलक काल से संबंधित ये तथ्य आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं बिहार में अफगान प्रभुत्व। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में और पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला शासक है फरीद खां, जिसकी उपाधि हम लोग इसे शेरशाह सूरी या शेर खां के नाम से जानते हैं। इनके पिता हसन खां सूर बताए जाते हैं। बिहार के सुल्तान बहार खां की शेर से रक्षा करने के कारण जो है इनका नाम शेर खां रखा गया था, इन्हें उपाधि दी गई थी। और आपको याद रखना है शेरशाह सासाराम की जागीर का प्रशासन को संभाला था। बिहार शेरशाह के लिए सैनिक पाठशाला भी माना जाता है, वहीं सासाराम प्रशासनिक प्रयोगशाला माना जाता है। सासाराम में उसने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा पहली बार चलाई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। राजस्व की नई प्रणाली जब्ती प्रणाली को लागू किया गया था। इस प्रणाली के माध्यम से भूमि की माप के आधार पर लगान का निर्धारण होता था। और इनसे संबंधित युद्ध के बारे में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला युद्ध है सूरजगढ़ की लड़ाई 1536 ईस्वी में शेरशाह एवं बंगाल की सेना के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह जो है विजेता रहा था। नेक्स्ट जो युद्ध है वो है शाह का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजेता रहा था। इसके बाद 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें फिर से हुमायूं एवं शेरशाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें फिर से शेरशाह विजेता रहा था। और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया था। अब्दुल्लाह रचित तारीखे दाऊदी के अनुसार शेरशाह पटना में दुर्ग निर्माण एवं इसे बिहार की राजधानी बनाया था। शेरशाह ने सिंध में रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया था। बिहार में रोहतास के किले को जीतकर उसका निर्माण कराया। अगला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि शेरशाह ने किसे बिहार का मुख्ता नियुक्त किया था, तो याद रखना है सुलेमान करा रानी को। शेरशाह ने जो है सराय का निर्माण कराया था। और सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्वयं शेरशाह ने निर्माण कराया, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय इस्लाम शाह को जाता है, याद रखना है। तो पूछा जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद बिहार का क्षेत्र जो है अफगान के नियंत्रण में था।
अकबर ने जुलाई 1576 ईस्वी में राजमहल के युद्ध में दाऊद खां करानी को पराजित कर बिहार में मुगल ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। तो अब हम लोग बात करते हैं बिहार और मुगल से संबंधित तथ्य। 1580 में अकबर ने बिहार को मुगल का एक सूबा या प्रांत बना दिया और इसने बिहार का जो गवर्नर है वो किसे नियुक्त किया, खान ए खानम मनीम खां को जो है इसका गवर्नर नियुक्त किया गया था। बिहार के प्रांतपति में राजा मान सिंह जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं और राजा मान सिंह के पहले यहाँ के जो प्रांतपति थे उसमें मुजफ्फर खां, शुजात खां, खान ए आजम, शहबाज खां और वजीर खां को माना जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है जहांगीर। जहांगीर से संबंधित बिहार के कुछ तथ्य आपको बता रहे हैं। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नीचे लाल कलर वाले बटन को आप जरूर प्रेस कर दें, आप ही के लिए इतना प्रयास किया जाता है। आप हमें सपोर्ट करें, ऐसे ही शानदार कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने बिहार में लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को सूबेदार नियुक्त किया और उसको उपाधि कुली खां का दिया गया था। इसने दरभंगा में नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया। इसे मेहरू निशा, जिसे हम लोग नूर जहां के नाम से जानते हैं, उनके ठहरने का स्थान बनाया गया था। बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खां की उपाधि देकर बंगाल का गवर्नर भी नियुक्त किया था। इसके बाद बिहार का सूबेदार कौन बना, इस्लाम खां बना। इब्राहिम खां द्वारा पटना के ही समीप में मखदूम शाह दौलत का मकबरा 1616 ईस्वी में बनाया गया था। जहांगीर ने शहजादा परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार का सूबेदार या प्रांतपति बनने वाला परवेज जो था वो पहला राजकुमार भी माना जाता है। सैफ खां पटना में एक मदरसे का निर्माण किया जिसे वर्तमान में सैफ खां का मदरसा भी कहा जाता है। तो ये जहांगीर से संबंधित तथ्य थे। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार और सिख से संबंधित तथ्य पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जो मेनली पूछा जाता है उसे आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं गुरु नानक देव। उनके बिहार के यात्राक्रम के बारे में पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले बता देते हैं। बिहार में सबसे पहले गुरु नानक देव गया में आए, उसके बाद राजगीर, उसके बाद पटना, उसके बाद मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर कहलगांव, फिर राजमहल की यात्रा उन्होंने की थी। ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। और सिखों के 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे वो बिहार जब आए थे तो उन्होंने सासाराम, गया और पटना की यात्रा की थी। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म ही पटना में माना जाता है और इनका जो जन्म है वो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को माना जाता है। लेकिन आपको एक तथ्य याद रखना है कि बिहार सरकार के द्वारा इनका जन्म दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपके प्रश्न में पूछा जाए कि बिहार सरकार के द्वारा गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, जयंती कब मनाई जाती है, तो याद रखना है 5 जनवरी को मनाई जाती है बिहार सरकार के डाटा के अनुसार। और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। तो बिहार और सिख से संबंधित ये छोटे तथ्य हैं लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। अंत जो है वो है सूफी संत और सिलसिला। तो सूफी संत और सिलसिला में पूछा जाता है कि बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन माने जाते हैं, तो इमाम ताज फकीह को माना जाता है। और बिहार में सबसे लोकप्रिय सूफी संप्रदाय जो है वो कदरिया सिलसिला को माना जाता है। कहीं कहीं अलग डाटा है, जहाँ तक हमें जानकारी है तो कदरिया सिलसिला को बिहार में सबसे लोकप्रिय सूफी संप्रदाय माना जाता है। अब पूछा जाता है कि किनका संबंध किन सिलसिला से रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी बनती है। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनका संबंध चिश्ती सिलसिला से है। दारा शिको फकीह मखदूम शाह का संबंध कदरिया सिलसिला से है। शेख शबुद्दीन का संबंध जो है सुहार वर्दिया सिलसिला से माना जाता है। शेख अहमद सरहिंदी का संबंध नक्शबंदी सिलसिला से माना जाता है। शेख बहारुद्दीन जकारिया का संबंध सुहार वर्दिया सिलसिला से माना जाता है। शैफुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध फिरदौसी सिलसिला से माना जाता है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मध्यकालीन बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस वीडियो में करवा दिए। और मध्यकालीन बिहार का एक और सेक्शन है पाल वंश और कर्नाट वंश, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। और प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। नोट्स लेना चाहते हैं, ये सभी तथ्य आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स लीजिए, उसे पढ़िए और 10 से 12 दिन का आपके पास समय अभी भी बचा हुआ है और 10 से 12 दिन में आपका नोट्स आसानी से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा किस प्रकार से आपको लेना है। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।